अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो बात करेंगे जाती उमरा के अंदर जो लंबी मीटिंग्स चलती रही मौलाना फजल रहमान के साथ। हुकूमत उनको मनाने की कोशिश कर रही है आईनी तरमीम के हवाले से। अब तक उसकी क्या सूरत हाल है, मौलाना फजल रहमान को हुकूमत बनाने में कामयाब रही या नहीं, इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। फिर अगली खबर हमारे पास PTI के एहतजाज के हवाले से। PTI ने एहतजाज की कॉल दे दी है रात के। उन्होंने कहा है कि अब जुमे के दिन जो है मुल्क गिर एहतजाज होगा। अब PTI पर इस चीज़ का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, उनकी जो लीडरशिप है उस पर बहुत ज़्यादा आवाम का प्रेशर था कि आप एहतजाज की तरफ जाएं। और PTI के सफ़ों में अब तक क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें की जा रही है, मीडिया पर कुछ और चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, PTI कुछ कह रही है, तो इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और फिर जो आज की हमारे पास आखिरी खबर है वो पंजाब कॉलेज के हवाले से। एक तरफ तलबा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत का और पुलिस का कुछ अलग मौक़िफ़ है। फिर मैडम CM ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं। खैर मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन चंद मेरे सवालात हैं जो मैं आपके भी सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जाती उमरा पर। जाती उमरा पर अब मियाँ साहब ने जो इंशाइया दिया हुआ था उसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो साहब और उसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब इन्वाइटेड थे। अब इसमें जो आईनी तरमीम के हवाले से बात की गई, मौलाना फजल रहमान को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। अब उसमें कुछ चीज़ें थी जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि मौलाना फजल रहमान आईनी अदालत के लिए तो कभी भी रजामंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि आईनी बेंच बन सकता है, उस हवाले से वो रजामंद हैं, लेकिन आईनी अदालत पर वो कभी भी रजामंद नहीं है। अब रात को इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि नून लीग भी इस चीज़ पर मान गई है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच ही हो जाए। लेकिन अब जिस चीज़ पे कह ले कि डेड लॉक आ रहा है वो ये है कि नून लीग ये चाहती है कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जाएं जिसके अंदर सिविलियन का ट्रायल हो, क्योंकि वो इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान इस बात पर नहीं माने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मौलाना फजल रहमान पर KPK और बलूचिस्तान से इस बात का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मौलाना फजल रहमान मिलिट्री कोर्ट्स के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। हम मौलाना फजल रहमान को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की हुकूमत की जानिब से, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी ज़ेर गौर है। एक और बात देखी जाए तो मौलाना फजल रहमान कराची भी बिलावल साहब के पास खुद चल कर गए थे और कल भी मौलाना फजल रहमान जो है जाती उमरा खुद चल कर आए। तो कहीं ना कहीं मौलाना फजल रहमान भी चाहते हैं कि हुकूमत के साथ कोई बातचीत हो जाए और अगर कोई दरमियानी रास्ता निकलता है तो मौलाना फजल रहमान वो लेना चाहते हैं। एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि वो हुकूमत के मुसवदे को नहीं मानेंगे, अब दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान खुद चल के भी जा रहे हैं, हुकूमत के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। और रात को तो खैर जरदारी साहब वहाँ पर मौजूद थे और जरदारी साहब के बारे में आप लोगों को पता है कि एक तासुर है कि जहाँ पर वो खुद चल के चले जाते हैं वहाँ जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल कर लेते हैं। खैर ये मैं उनकी तारीफ़ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके बारे में एक चीज़ मशहूर है कि जब भी जरदारी साहब खुद चले जाते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। अब जरदारी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, नून लीग की जो सारी लीडरशिप है वो वहाँ पर मौजूद थी और मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश की गई। पहले एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कुछ चीज़ें तय नहीं हुई, उसके बाद फिर खाना हुआ, खाने के बाद और मीटिंग्स चली, फिर उसके बाद मीटिंग्स चली, लेकिन मौलाना फजल रहमान नहीं माने। अब उसकी वजह क्या है, मौलाना फजल रहमान क्यों नहीं माने, मैं आपको बता देता हूँ कि जो फेडरल कैबिनेट का इजलास बुलाया गया था वो उसको जो है मनसूख कर दिया गया। उसके बाद अगर कौमी असम्बली के इजलास की बात करें, वो बुलाया ज़रूर गया लेकिन उसके एजेंडे के अंदर अब तक आईनी तरमीम शामिल नहीं है, ना ही सेनेट के एजेंडे के अंदर आईनी तरमीम अब तक शामिल है। तो उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मौलाना फजल रहमान अब नहीं मानने हैं। फेडरल कैबिनेट का इजलास भी जो है मनसूख किया गया है और फिर एजेंडे के अंदर शामिल भी नहीं है। अब कौमी असम्बली के एजेंडे के अंदर अब तक SAU की जो कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ वही शामिल है और मेरा ख्याल है कि उस हवाले से कुछ तकरीर की जाएंगी और मज़ीद आईनी तरमीम के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी होंगी। अब जो आईनी कमेटी का इजलास कल बुलाया गया था उसमें भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। अब आईनी कमेटी का इजलास आज दोबारा भी बुला लिया गया, अब देखते हैं उसमें क्या पेशरफ्त होती है। और कल भी जो बुलाया गया था उसमें आना तो 40 लोगों ने था, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन सिर्फ 10-12 लोग बैठे थे। तो इससे आप देखें कि हुकूमत का भी उसमें इंटरेस्ट ज़रूर है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं आ रहे और हुकूमत की सफ़ों में भी क्या चल रहा है अब तक इस बात की भी कोई, क्योंकि लोग नहीं चाहते। पहले भी नून लीग के बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि जिस तरह की आईनी तरमीम ला रहे हैं हम इसके हक़ में नहीं हैं, लेकिन वो मजबूर थे इसको वोट करने के लिए। तो अब तक की जो सूरत हाल है वो ये आ रही है कि मौलाना फजल रहमान नहीं माने हैं। अगर मौलाना फजल रहमान मान जाते तो हुकूमत इसमें बड़ी जल्दी करना चाहती है, क्योंकि हुकूमत ये पहले चाहती थी कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसके बाद ही जो है वो आईनी तरमीम कर दी जाए और उनके पास ये मौका भी था, क्योंकि PTI कहीं ना कहीं एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से उन्होंने अपना एहतजाज मौखर किया और PTI को एक स्टेप बैक लेना पड़ा और उस बात का फ़ायदा उठाया हुकूमत ने। उन्होंने जो कुछ उन्होंने नहीं करना था वो कुछ भी उन्होंने किया। अब तक की जो सूरत हाल है, PTI ने एहतजाज की कॉल दोबारा से दे दी है। अब PTI ने एहतजाज की कॉल तो दे दी है, लेकिन PTI की जो लीडरशिप है वो पहले एहतजाज की कॉल नहीं दे रही थी,
बहुत सारे लोगों के ذاتی طور پر میسیج آئے, انہوں نے ویڈیو پیغام دیے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی احتجاج کی طرف جائے, کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح حکومت یہ کر رہی ہے, آئینی ترمیم لے کر آ رہی ہے, تو پی ٹی آئی اب تک اس پر خاموش کیوں ہے. اور عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ نے آئینی ترمیم کسی بھی صورت نہیں ہونے دینی اور آپ نے احتجاج کرنا ہے. اب پی ٹی آئی نے جو 4 کا احتجاج تھا, اس کے بعد پی ٹی آئی کے صفوں میں بھی جو ہے وہ بہت سارے مختلف نظریات پائے گئے. کچھ لوگ جو ہے وہ احتجاج کے حق میں تھے, کچھ لوگ احتجاج کے حق میں نہیں تھے. اگر ایک یہ بات کر رہا تھا تو دوسرا وہ بات کر رہا تھا. پھر میڈیا پر بھی جس طرح سے اس کو پیش کیا گیا, مایوسی پھیلانے کی کوشش کی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ شاید پی ٹی آئی کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور میڈیا پر اس طرح چیزیں رپورٹ کی گئی تاکہ کارکنان جو ہے وہ مایوس ہو جائیں اور باہر نہ نکلیں, اور کسی حد تک خیر حکومت اس میں کامیاب بھی ہوئی. اب کل جب پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے یہ پریشر ڈالا گیا جو ہے اپنی لیڈرشپ پر کہ ہم احتجاج کی طرف جائیں, تو لیڈرشپ نے اب کیا کیا کہ انہوں نے رات گئے احتجاج کی کال دی ہے, لیکن یہ ملک گیر احتجاج ہے. انہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ نا کہ ڈی چوک کی طرف, لیکن اس دفعہ انہوں نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے. اب یہ کہہ لیں کہ ضلعی سطح پر یا ڈویژنل سطح پر یہ احتجاج کیے جائیں گے, لیکن دیکھنا یہ کہ کیا اس پر حکومت پر کوئی اثر ہوگا. یہ جو احتجاج کیے جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ حکومت پر اس کا کوئی اثر ہوگا, کیونکہ لوگ نکلیں گے, بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوں گی, اور میرا نہیں خیال کہ حکومت پر آپ اس طرح کا کہہ لیں کہ آپ ایک دباؤ ڈال سکتے ہیں ان احتجاج سے. اور بہت سارے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈی چوک کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اگر آپ ڈی چوک کی طرف جاتے ہیں تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اور اگر ایک منظم احتجاج ہوگا تو اس پہ حکومت پر آپ ایک پریشر بھی بلڈ کر پائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اسی کو ہی کرتی ہے, کیونکہ یہ سیاسی کمیٹی کی جانب سے اور ان کی کور کمیٹی کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے, یا اس فیصلے میں تبدیلی کی جاتی ہے. لیکن اب تک جو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا کہ جمعے کے روز ہم ملک گیر احتجاج کریں گے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی پہلے تو جو خان صاحب کو لے کر چل رہا تھا کہ ملاقات کروائی جائے, یا وہ چاہ رہے تھے کہ خان صاحب کا چیک اپ ہو پائے, وہ چیزیں تو نہیں ہوئی ہیں. اور برسٹر گوہر 2 دن بہت زیادہ تنقید کی گئی پی ٹی آئی ورکر کی جانب سے ان پر, بلکہ خان صاحب کی فیملی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس بات پر رضامندی کیسے کر گئے, آپ یہ بات حکومت کی مان ہی کیسے گئے, اور آپ نے حکومت کے جو رپورٹ ہے اس پر یقین ہی کیسے کر لیا. تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ برسٹر گوہر صاحب کو بھی ان چیزوں پر دیکھنا چاہیے, کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکر سے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے خان صاحب کو لے کر. اور جب اتنی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے تو پھر جو اس طرح کے معاملات ہیں ان پہ ان کو بھی کوئی فیصلے اس طرح کے لینے چاہیے کہ آپ ان کو اعتماد میں لے سکیں. اب عوام چاہتی ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے ان کو کوئی خبر ملے, یا آئینی ترمیم جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس پہ کوئی آواز اٹھائی جائے. تو پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں بیک سٹیپ ایک لے چکی ہے, تو پی ٹی آئی کو اس پر ان کی لیڈرشپ کو سوچنا پڑے گا. اگر پی ٹی آئی کو اس پر, میرا نہیں خیال کہ اب تک اگر پی ٹی آئی جس طرح کا رویہ چل رہا ہے ان کی لیڈرشپ کا, اگر یہی معاملات رہے تو اب دونوں طرف سے دیکھیں نا, طاقت دونوں طرف سے لگائی جا رہی ہے. حکومت اپنی طاقت لگا رہی ہے تو پی ٹی آئی اپنی طاقت لگا رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں اپنی طاقت جو ہے اس طرح سے لگا نہیں پا رہی ہے. اب اگر آئینی ترمیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو حکومت اب تک جو لوگوں کو اٹھانے کا معاملہ ہے, خیر وہ بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ بھی چکا ہوں, جس طرح لوگوں کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں, ان کے گھروں پر جو ہے ریڈ کیے جا رہے ہیں, بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. فون کالز پر بچوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی جا رہی ہیں, صرف یہ ہے کہ وہ ووٹ لے سکیں. اب یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس پر بھی پی ٹی آئی بالکل خاموش ہے. حتیٰ کہ رات کو تو کیا ہوتا ہے کہ زین قریشی کی اہلیہ جب اپنے گھر کے بہت قریب تھی, اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی, ان کو کچھ نقاب پوش لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ وہاں سے اغوا کر لیا جاتا ہے. اب جب ان کے ڈرائیور نے بھی ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر 2 ویکو کھڑے کر کے سڑک پر ان کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی, اور پھر تقریباً رات کے 2:30 بجے مہر بانو قریشی نے اور حماد اظہر نے یہ کنفرم کیا کہ وہ خیر و عافیت سے گھر آ گئی ہیں. اب ان کو لے کر کون گئے تھے, کیا کچھ ہوا وہاں پر, اس بارے میں تو اب تک ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے, لیکن ان کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد ان کو واپس جو ہے چھوڑ دیا گیا. اور حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے جیسے تیسے بھی کر کے ووٹ پورے کیے جائیں, اور اس کا رستہ کون ہموار کرتا ہے, قاضی صاحب. اب ناظرین یہ سارا معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, 63A سے. اب 63A کا فیصلہ جب حکومت کے حق میں آتا ہے تو اس کے بعد یہ چیزیں سارے رستے ہموار ہوتے ہیں, اور یہ کرنے والا کون تھا, قاضی صاحب. قاضی صاحب کو کیا بنی تھی کہ 63A کو ریورس کیا گیا, جب ایک چیز کے مطلب آپ کہہ لیں کہ بند ڈال دیا گیا تھا, ایک چیز کو روک دیا گیا تھا کہ فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے, تو پھر قاضی صاحب کے اس فیصلے کے بعد یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب تک کی جو صورتحال آ رہی ہے, حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم کی جائے. اب مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو کہا تھا کہ پہلے تو آئینی ترمیم آتی ہے 9 مہینے لگ جاتے ہیں, تو آپ مجھے 9 دن نہیں دے رہے ہیں, تو 25 تک تو میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کو بھی 9 دن مل جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں مولانا فضل الرحمان کو منانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اگر مولانا فضل الرحمان
मान जाते हैं तो आईनी तरमीम करना आसान होगा। अब कुछ चीज़ें मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी मैंने आपको बताई थी कि जिस पर वो कभी भी एग्री नहीं करेंगे। अब हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको मनाने की कोशिश की जाए, जैसे तैसे भी करके मौलाना फजल रहमान को मना पाएँ। और अब पीटीआई के एहतजाज के हवाले से भी मैंने आपको बताया। अब देखना ये है कि मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, वो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। अब नाज़रीन, ये तो मामला था आईनी तरमीम का और पीटीआई के एहतजाज के हवाले से मैंने आपको बताया, लेकिन अब बात कर लेते हैं हम लोग पंजाब कॉलेज के हवाले से। लाहौर के अंदर 3 दिन से स्टूडेंट जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। मैडम सीएम साहिबा ने भी कल इस पर एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी उन्होंने बातें की। अब मैंने इस पे एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने इसकी डिटेल्स जो है आपके सामने रखने की कोशिश की थी और मैंने दोनों साइड का मौक़िफ़ आपके सामने रखा था कि अब तक जो है वो कॉलेज का इस पर क्या मौक़िफ़ है, स्टूडेंट्स इस पर क्या कह रहे हैं या हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है। और मैं इस इशू पर ज़्यादा बात करना इसलिए भी नहीं चाह रहा था क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि इस हवाले से अगर खबरें खुलकर सामने आती हैं तो फिर इस पर बात की जाए। लेकिन अब क्या है कि अब तो हुकूमत ने कह दिया जी कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं है। ठीक है, अगर हम हुकूमत की ये बात मान भी लेते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है तो चंद मेरे सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप उससे खुद फैसला कर लें। और एक तो बात, खैर मैं इस सवालात पे आने से पहले एक बात ये भी करना चाहता हूँ कि उस्मा बुखारी का एक क्लिप जो है वो अब तक सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहा है और मेन स्ट्रीम पर भी बहुत ज़्यादा बात की गई उस पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उस्मा बुखारी साहबा आती हैं और वो आकर एक तरह से सहाफ़ियों को धमकी लगाती हैं। उनको एक तो ये कहती हैं कि आपने कोई शोर नहीं करना और कोई भी आपने ऐसा सवाल नहीं करना, और अगर उसके बाद अगर आपकी मुझे कोई शिकायत नहीं करनी आपकी नौकरी जा सकती है। अब देखें कि सहाफ़ियों को धमकी लगाना ये किस तरह का रवैया है हुकूमत का। और हुकूमत और फिर मैडम सीएम का ये कहना कि एफआईए को मैंने अहकामात दिए हैं कि वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें, तो हुकूमत ये करना क्या चाहती है? क्या आप चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई भी बात ना करे, आप अपनी मनमानियाँ करते रहें, अपनी मर्जियाँ करते रहें और जो भी आपके ख़िलाफ़ बात करे आप उसको डराएँ, धमकाएँ, उठा लें? तो ये आपका रवैया कब तक चलेगा? हत्ता कि आपने स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ भी यही चीज़ की कि स्टूडेंट एहतजाज के लिए अगर सड़कों पर आए हैं तो आपने पुलिस को कहा कि आप जाके लाठी चार्ज कर दें उन पे और आप उन पर शेल बरसाएं और आप इस तरह की चीज़ें करें। और आप देखें ना कि 3 दिन से मामला आपसे इतना मिस हैंडल हुआ है कि आप उसको काबू ही नहीं कर पाएँ और इतनी तरह के मौक़िफ़ आ रहे हैं और उसमें आपने क्या फ़ैसला किया? आपने कहा कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। तो हुकूमत को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। मैडम सीएम एक तरफ तो ये कहती हैं कि वो जो है वो सूबे की माँ है और वो सूबे का ख्याल कर रही हैं, तो खुदारा अपना रवैया भी माँ वाला अपनाए ना। जिस तरह का आपका रवैया लग तो नहीं रहा है कि आप वाकई कहाँ आपने वो बच्चों को दूध पिलाने से लेकर आप बच्चों का खून पी रही हैं, तो ये आपको ना सोचना पड़ेगा इस मामलात में। अब नाज़रीन, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप देखें कि अगर इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ है, हम ये मान लेते हैं कि किसी बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई है, तो स्टूडेंट्स को क्या बनी थी कि उन्होंने एहतजाज करने का प्लान कर लिया और वो इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स निकल आते हैं। अब वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मुझे एक बात बताएं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसके बावजूद ये जिस तरह से कह रहे हैं कि ये पीटीआई ने इनको सारा कुछ किया और पीटीआई ने इनको कह लें कि लाई है सड़कों पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के इससे कोई ताल्लुक़ है। और अगर ऐसा कुछ ना हुआ होता तो स्टूडेंट्स मेरा नहीं ख्याल कि सड़कों पर आते। और फिर दूसरी चीज़ आप देखें, दूसरी चीज़ ये है कि अगर कॉलेज इंतज़ामिया बच्चों के एहतजाज करने से एक दिन पहले उनको डरा धमका क्यों रही थी? वो क्या छुपाना चाह रहे थे? हत्ता कि कॉलेज इंतज़ामिया को तो चाहिए था कि बच्चों को कहते हैं कि बेटा जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो आप एहतजाज क्यों करना चाहते हैं? उनको सुना जाता प्रिंसिपल की जानिब से उल्टा जिस तरह का रवैया था, ये रवैया तो ये बता रहा था कि पंजाब कॉलेज कुछ छुपाना चाह रहे हैं। फिर कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि कॉलेज के अंदर एम्बुलेंस आई थी। अगर एम्बुलेंस आई थी तो वो क्या लेने आई थी और किसको लेकर गई थी? अब देखें, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर आप देखें कि जब वहाँ पर पहुँचते हैं वज़ीर तालीम, वहाँ पर पहुँचते हैं तो वज़ीर तालीम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक तो सीसीटीवी फुटेजेस भी डिलीट की गए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेज का जो इंतज़ामिया उनका रवैया स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत था। हत्ता कि आप ये देखें कि उन्होंने कैंपस 10 का जो लाइसेंस सस्पेंड किया था वो किस बिना पे किया था। और आप देखें कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का मतलब मौक़िफ़ और है, हुकूमत का मौक़िफ़ और है, पुलिस का मौक़िफ़ और है। फिर इस पर जो सबसे बड़ा सवाल है, शहर बानो नकवी साहबा ने जो उसके वालिद और चाचा के साथ एक वीडियो पैगाम जारी किया था, उसके वालिद क्या कहते हैं उसमें जी कि बच्ची सीढ़ियों से गिरी है और सीढ़ियों से गिरने के बाद फ्रैक्चर होती है उसकी टांग और उसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। और जो हुकूमत ने कमेटी बनाई थी वो कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्या देती है? वो कहती है जी बच्ची बेड से गिरी थी। मुझे बताएं कि हम क्या कहें कि बेड से गिरी है बच्ची या सीढ़ियों से गिरी है? अब दो मौक़िफ़ यहाँ पे देखें ना, सवाल तो यहाँ पर खुद ही उठेंगे अब जब इस तरह की मामलात होंगे। और फिर ये कहना कि उल्टा आपने सारे मुद्दे से तवज्जो हटा के आपने कह दिया कि हम उन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करेंगे जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस बारे में आवाज़ उठाई।
हाँ ठीक है, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें दी गई और बहुत गलत रिपोर्टिंग भी की गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ताकि जब तक इस तरह के मामलात में चीज़ें सामने नहीं आ जाती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें बोलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर बातें की, आप उसके खिलाफ ठीक है एक्शन लें, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ये मामला मिस हैंडल किस तरह से हुआ है। और फिर आपकी पुलिस का रवैया क्या, आती स्टूडेंट्स पर जो उन्होंने लाठी चार्ज किया। हत्ता कि कल मैं एक फैसलाबाद की वीडियो देख रहा था और फैसलाबाद में स्टूडेंट बिल्कुल सामने है और पुलिस सामने खड़ी है और पुलिस उनको गालियाँ दे रही है और साथ में सुन रहा हूँ आवाज़ें कि वो कह रहे हैं कि मारो इनको। यार ये मतलब हमारी पुलिस कर क्या रही है? आप बच्चों पर शल बरसा रहे हैं, बच्चे निकले हैं एहतजाज के लिए, तो क्या आप ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? और आपने उन पर भी शल बरसा दिए, डंडे बरसा दिए। पुलिस का इतना सख्त रवैया, जो पुलिस आवाम की मुहाफ़िज़ है, आपने उनको आमने सामने ला के खड़ा कर दिया। चलें, पहले तो आप सियासी वर्कर्स के साथ ये कर रहे थे, अब आप स्टूडेंट्स के साथ भी ये कर रहे हैं। एक्चुअली पता है बात क्या है, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट नौजवान खून है, जज्बाती खून है। अगर वो सड़कों पर निकल आए थे तो आप तहम्मुल के साथ उनके साथ बात करते, उनको सुनते कि उनके मुतालबात के। और देखिए, मैं इसी बात पे हैरान हूँ जो मैंने सबसे पहला सवाल किया कि जब कुछ हुआ नहीं था तो स्टूडेंट्स को क्या बनी थी कि वो आएँ, और फिर इसको पीटीआई के साथ जोड़ना। मरियम नवाज साहिबा भी, बल्कि उससे पहले उज़मा बुखारी साहिबा ने असेंबली के अंदर भी ये बात की थी कि पीटीआई का इंतशारी टोला है, ये उनका किया हुआ प्लान है, वो बच्चों को लेकर सड़कों पर आए। तो इस मामले को आप पीटीआई के साथ कैसे जोड़ रहे हैं, मैं तो इस बात पर हैरान था। जब पहले कुछ सहाफ़ियों ने बात की तो मुझे लगा कि यार चलो ये बोंगियाँ मार रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर वज़ीर इत्तलात का, फिर कल मैडम सीएम का खुद ये कह देना, तो पीटीआई के साथ आप इस मामले को जोड़ कैसे रहे हैं? पीटीआई का इससे ताल्लुक़ कैसे है? एक वाक़या होता है कैंपस 10 के अंदर, और कैंपस 10 के अंदर स्टूडेंट उसके बाद निकलते हैं, तो आपने उस सारे मुद्दे को उठाया और पीटीआई के साथ जोड़ दिया, जी सारा कुछ करने वाली पीटीआई है। तो आपके ख्याल में तो मुल्क के अंदर जो भी हो रहा है वो पीटीआई कर रही है। अगर कोई अच्छा काम है तो वो आप कर रहे हैं, जो कि आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उस अच्छे काम का क्रेडिट आपको दिया जाए। और कोई भी अगर इस तरह का वाक़या रूनुमा हो जाता है तो आप उसको जो है वो पीटीआई पर डाल दें। होना तो ये चाहिए था कि इसकी जो है वो तहकीकात की जाती, जबकि जिस तरह का ये मामला था इस पर अभी तो टाइम लगना था। मैडम सीएम एक तो 3 दिन इस मामले में बिल्कुल खामोश रही, और तीसरे दिन के बाद अगर उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस मुद्दे को एक और ही नया रंग देने की कोशिश की। फिर कुछ खैर उनकी बातें भी इस तरह की थी जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा सवालात उठाया। मैं उनको तो डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे चंद सवालात थे जो मैंने आपके भी गोश गुजार किए हैं, और ख़ास तौर पर ये मेरे जो सवालात हैं ये मैडम सीएम के लिए और पंजाब हुकूमत के लिए। अगर आपके पास भी इनके जवाब हों तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा, और बाकी भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।